तो यहाँ पे जो है ना कंपैरिजन किल्स यू, आप जितना ज़्यादा कंपैरिजन करोगे उतना ज़्यादा आप ना फंसते जाओगे, उतना ज़्यादा आप फंसते जाओगे, ठीक है। तो आपने किसी से कंपैरिजन नहीं करना, हर बंदे की अपनी पेस होती है, हर बंदा अपनी पेस को खुद अच्छी तरह जानता है। तो आपने सबसे पहले अपनी पेस को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को आपने थोड़ा सा गैप देना है, थोड़ा टाइम देना है अपने आप को एडजस्ट होने के लिए, ठीक है। तो ये हर किसी के साथ होता है, मुझे भी स्टार्ट में यही लगता था कि जो है ना, हाँ जी, क्या कहते हैं, और बच्चों के पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास नहीं है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, हर बंदा सेम होता है यहाँ पे। हाँ जी, है कि टाइम लगता है एडजस्ट होने में। कायद आज़म से भी हैं, देखो कायद आज़म से हमें डायरेक्ट तो एज सच हमने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन क्योंकि कायद आज़म एक यूएचएस के अंडर आता है, तो उसमें जो है ना कोई भी जो यूएचएस का आपको टॉपर होगा वो गाइडलाइन दे देगा। अब्दुलरहमान भाई होंगे, मुनीब भाई होंगे, हसनैन भाई होंगे, सारे डिस्टिंक्शन होल्डर्स और पोजीशन होल्डर्स हैं यूएचएस के, तो ये आपको पेपर्स के बारे में गाइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्लिनिकली बेस्ड एमसीक्यूज़ के बारे में बताते हैं। हाँ जी, हमने आज के जो अपना वेबिनार है ना, इसके मिड के ऊपर हम एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि अब जो यूएचएस ने नया पैटर्न इंट्रोड्यूस करवा दिया ना एमसीक्यूज़ का, उसे किस तरह टैकल करना है, तो वो सब कुछ अंदर स्लाइड्स में बताएंगे। ऑल्सो हाउ टू पार्टिसिपेट क्लिनिकल फॉर एमसीक्यूज़ का हो गया। सर माइनस की समझ नहीं आ रही, माइनस की समझ आनी भी नहीं है आप लोगों को, ये भी हम आपको स्लाइड्स में इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम प्रॉपर स्लाइड स्टार्ट करूँगा तो उसका मैं आपको सारा बताऊँगा किस किस तरह आपने जो माइनर सब्जेक्ट हैं, फार्मा, पैथो, सीमेड और बिहेवियर साइंसेज, इन्हें किस तरह कवर करना है। सीनियर्स कहते हैं कि रमज़ान के बाद पढ़ना शुरू करें, इज़ दिस राइट वे टू अप्रोच दिस। देखो ये ना आप लोगों को बेहतर पता होगा, ठीक है। हर बंदे की, मैंने अभी भी कहा कि हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 2 हफ्ते पहले पढ़ना भी अगर स्टार्ट करें तो वो फिर भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी स्पेस होती है, किसी का अपना माइंड होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 2 दिन में एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 2 हफ्ते में एडजस्ट नहीं हो पाते। तो ये हर बंदे का अपना तरीका है कि वो लोग जो है ना किस तरह चलना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अब यानी अक्सर ये होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो कोई जो है ना पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता है, तो कोई जॉब में थोड़ा जो है ना बिजी हो जाता है ताकि वो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। तो अगर इस तरह कोई सीन है तो फिर आप रमज़ान के बाद पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर वालों से पैसे भी ले रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, बाहर पिज़्ज़ा बर्गर इंजॉय कर रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, और आप पढ़ नहीं रहे, तो ये बहुत जो है ना गंदी बात है। तो आपको साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। सर इज़ दिस डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम। देखो यूएचएस का जो मॉड्यूलर सिस्टम है ना, ट्रेडिशनल सिस्टम से मुझे आसान लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा होता था कि आपने एनाटॉमी करनी है, बायोकेम करनी है, फिजियो करनी है। अगर इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता, लाइक मुझे एनाटॉमी अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसे स्किप नहीं करता था, मुझे वो पास करनी ही करनी थी, ठीक है। लेकिन अब मॉड्यूलर सिस्टम में ये है कि अगर मुझे एनाटॉमी अच्छी नहीं लगती ना, तो मैं उसे थोड़ा कम तैयार कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास जो पेपर आना है ना, उसमें एक ही पेपर में तीनों सब्जेक्ट्स होने हैं। पहले एक पेपर में एक सब्जेक्ट होता था, तो जब एक ही पेपर में तीनों सब्जेक्ट होने हैं, अगर मैं एनाटॉमी को थोड़ा कम अच्छा भी कर लूँ और बायोकेम फिजियो जो कि मुझे अच्छी लगती है और मैं उसे कुछ ज़्यादा अच्छा कर लूँ, तो मैं आसानी से पास हो सकता हूँ। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम काफ़ी आपको हेल्पफुल देता है। टीचर्स अनलेवल्ड के बहुत खिलाफ हैं। अगर वाइवा में वो पूछें कि कहाँ से पढ़ना है तो क्या कहेंगे हम? देखो, जो टीचर होता है ना, उससे आपने हमेशा ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी होती है। आप कभी वाइवा में जाओ ना, आप कभी टीचर को ये नहीं कह सकते कि सर ये ना मैंने डॉक्टर नजीब के लेक्चर से मैंने ये बात सीखी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर नजीब का जो लेक्चर है ना, वो कोई रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस क्या है? आपकी टेक्स्ट बुक। तो आपने हमेशा टेक्स्ट बुक का कहना है। और इसलिए अनलेवल्ड के अंदर ना हमने जो जो टॉपिक भी लिखा है ना, लाइक सेल मेम्ब्रेन लिखी है, तो अगर वो हमने लिपन कोट्स लिखी है तो हमने साथ लिख रखा है कि ये हमने लिपन कोट्स लिखी है, ताकि आपका अगर टीचर पूछ ले कि कहाँ से पढ़ा है, आपने कहना है लिपन कोट से पढ़ा है। अगर आपसे एक और टॉपिक अगला हमने हार्पर से लिखा है, तो हमने साथ लिख रखा है कि हार्पर, कि अगर आपसे टीचर पूछे कि आपने कहाँ से पढ़ा है, तो आपने कहना है आपने हार्पर से पढ़ा है। जिस तरह मैंने कहा कि डॉक्टर नजीब के लेक्चर बहुत ही अच्छे लेक्चर होते हैं, बहुत ही जो है ना एक वेल एक्सप्लेन लेक्चर होते हैं, लेकिन आप उनका भी रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि रेफरेंस आपकी अगेन टेक्स्ट बुक से आती हैं। अनलेवल्ड बनाने का ये मकसद था कि जो चीज़ें ना स्कैटर्ड थी ना, उन्हें हमने एक ही जगह कंपाइल कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं अपने रूम में बैठा हूँ इस टाइम, अब मैंने स्टार्ट करने हैं अपना जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी बुक से कहाँ से करने हैं, लेकिन अगर आप अनलेवल्ड उठाओगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि जी प्रोटीन का आपको चैप्टर दिया हुआ है। अगर आपको वहाँ से पसंद आ रहा है आप वहाँ से कर लो, अगर वहाँ से आपको नहीं आ रहा पसंद, तो अपने साथ लिखा हुआ भी है कि भाई हमने लिपन कोड से उठाया हुआ है। लिपन कोड से उठा के आप मैच कर लो कि वहीं का वहीं लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पीडीएफ तो हर बंदे के पास होती हैं, और आप इंशाल्लाह ताला यही फाइंड करोगे कि हमने वो वहीं से लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा बातें तो अपनी तरफ से लिखी भी नहीं है। जो टेक्स्ट बुक वाली बातें थी वो हमने यहाँ पे उठा के शेयर कर दी हैं। अब स्टार्ट कर भी दें प्रॉपरली? हाँ जी, स्टार्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल से 8 मिनट हो गए हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर देते हैं। मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट।
जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम टू यू ऑल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपको थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इंट्रो में जो आपका मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड करिकुलम है यूएचएस का इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ यूएचएस वाले बच्चों के लिए, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका थोड़ा सा चेंज होता है। तो सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं वेलकम यू टू ऑल, क्योंकि अभी तो आपका हर जगह वेलकम वेलकम ही चल रहा होगा ना। जब नया नया बंदा आता है एमबीबीएस में, टीचर्स भी कह रहे होंगे वेलकम बेटा, एचओडीज भी कह रहे होंगे वेलकम, तो मैं भी आप लोगों को कह रहा हूँ वेलकम। तो सबसे पहले यूएचएस मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो 2023 के अंदर ना यूएचएस ने अपना मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है ना इंट्रोड्यूस कराया, जिसने ना ट्रेडिशनल एनुअल सिस्टम को रिप्लेस किया था। अच्छा, अब ना इस मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड करिकुलम के ना यूएचएस ने 3 वर्जन अभी तक रिलीज किए हैं। सबसे पहला था आपका मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड करिकुलम 1.0, जो यूएचएस ने 2022 के अंदर रिलीज किया था। जो आपका एमबीबीएस का बैच 27 है और जो एमबीबीएस का बैच 28 है, वो आपका ये 1.0 करिकुलम ये वाला सिलेबस पढ़ता है। जो आपका एमबीबीएस का बैच 29 है, उसके लिए उन्होंने मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड करिकुलम 2.0 आपका रिलीज किया था। यानी जो अब आपकी फर्स्ट ईयर प्रॉफ देके सेकंड ईयर में जा रही है, उनके लिए मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड करिकुलम 2.0 था। और अब जो एमबीबीएस बैच 30 वाले नए स्टूडेंट्स आए हैं, जो आप लोग हो, तो उनके लिए यूएचएस ने मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड करिकुलम का फाइनल वर्जन अनाउंस किया है, जो कि उसने 31 दिसंबर 2025 को अपलोड किया है। यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि यहाँ पे 1.0 2.0 के बाद उन्होंने 3.0 नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यही हमारी तरफ से ये फाइनल वर्जन है। अब होप यही की जा रही है कि इसके अंदर मजीद कोई चेंजिंग नहीं होगी। अच्छा, अब इन तीनों क्या कहते हैं वर्जन्स में, 1.0 में, 2.0 में और फाइनल वर्जन में डिफरेंस क्या है? जो आपका 1.0 था ना, इसके अंदर ना आपको सिर्फ और सिर्फ ना एससीक्यूज और एमसीक्यूज दिए गए थे। जो माइनर सब्जेक्ट्स थे उसके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज थे, एससीक्यूज आपके पैथो फार्मा के इंक्लूड नहीं थे। जो आपका 2.0 आया था, 2.0 करिकुलम, उसके अंदर आपके माइनर सब्जेक्ट्स फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी में से उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए थे। और जो फाइनल वर्जन आया है, उसके अंदर उन्होंने टोटली ही एमसीक्यू कर दिए, एससीक्यूज उन्होंने क्या कहते हैं डिमोलिश कर दिए हैं। ठीक है, हाँ, इसके अंदर ये है कि जो कोड्स हैं वो बहुत ही कम चेंज है। ठीक है, इतनी सिलेबस के अंदर मेजर चेंजिंग नहीं है। मेजर चेंजिंग आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आई है। उसके बाद जो यूएचएस का मॉड्यूलर सिस्टम है ना, उसके आपको ना 2 ब्रांचेस मिलती हैं मेन। एक आपको मिलते हैं मेजर सब्जेक्ट्स, जो कि हैं एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, और एक है आपके माइनर सब्जेक्ट्स, जो कि हैं फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियर साइंसेज, सर्जरी, मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, अब आप जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ना आपके यही सब्जेक्ट्स रहेंगे, मेजर आपके यही रहेंगे, माइनर्स आपके ये हो जाएंगे। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे ना, थर्ड ईयर में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स बन जाएंगे, और फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे, वहाँ आपके सीमेट वगैरह मेजर सब्जेक्ट्स बन जाएंगे और बाकी सारे आपके माइनर सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से चेंज होता है। सिर्फ आपने अभी इतना याद रखना है कि एनाटॉमी, बायोकेम और फिजियो आपके मेजर्स हैं, और माइनर्स में आपके फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियर साइंसेज, सर्जरी, मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी है। इसके अंदर भी सर्जरी, मेडिसिन और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपके पेपर में से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, 1 नंबर का एमसीक्यू भी आपके पेपर में से नहीं आएगा। हाँ, जो आपका फार्मा है, पैथो है, इनमें से आपका मेजर पेपर आएगा। सीमेट और बिहेवियर साइंसेज में से आप लोगों का थोड़ा थोड़ा 5-5 एमसीक्यूज या 7-7 एमसीक्यूज इस तरह से आएंगे। लेकिन जो मेन पेपर होगा वो आपका एनाटॉमी, बायोकेम और फिजियो से आएगा। अच्छा, इसके बाद जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे ना, फर्स्ट ईयर में आप 3 ब्लॉक पढ़ोगे। यानी जब आपका ब्लॉक प्रॉफ होगा, तो प्रॉफ में आपको 3 पेपर पास करने पड़ेंगे। एक आपको पास करना पड़ेगा ब्लॉक 1, एक आपको पास करना पड़ेगा ब्लॉक 2, एक आपको पास करना पड़ेगा ब्लॉक 3। ठीक है, ये सिर्फ 3 पेपर आएंगे। आपने और कुछ भी याद नहीं रखना, आपने यही याद रखना है कि आपने फर्स्ट ईयर में ये 3 पेपर पास करने हैं। अब जो इन 3 पेपरों को ना यूएचएस ने मजीद आगे ना सिलेबस में डिवाइड किया हुआ है। अब ब्लॉक को उन्होंने ना फर्दर मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है। ब्लॉक 1 के अंदर 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। ब्लॉक 2 के अंदर सिर्फ एक ही मॉड्यूल है, मस्कुलोस्केलेटन। ब्लॉक 3 के अंदर अगेन 2 मॉड्यूल है, कार्डियोवास्कुलर और रिस्पिरेटरी। अब ये नहीं है कि ब्लॉक 1 के आगे आपको 2 पेपर आएंगे, नहीं, ब्लॉक 1 का एक ही पेपर आएगा, उसके अंदर इन दोनों मॉड्यूल्स का सिलेबस इंक्लूड होगा। पेपर एक होगा, 2 पेपर नहीं होंगे, ये बात ध्यान में रख लेना। इस तरह ब्लॉक 2 का एक ही पेपर आएगा और ब्लॉक 3 का भी आपका एक ही पेपर आएगा, इसके भी 2 पेपर नहीं होंगे। अक्सर बच्चों को ये होता है कि सर यहाँ 2 मॉड्यूल्स हैं तो यहाँ 2 पेपर होंगे, यहाँ 1 मॉड्यूल है तो 1 पेपर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो आपके मॉड्यूल्स हैं ना, ये वाले जिस तरह फाउंडेशन है, तो इसे मजीद यूएचएस ने डिवाइड किया हुआ है कोड्स के अंदर। तो अब वो कोड्स क्या होते हैं? अब देखो, आपका जो यूएचएस का सिलेबस है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ होगा। तो अगर मैं इसे जरा जूम करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ लिखा हुआ होगा FB001, इस तरह से आपको कोड दिए हुए होंगे कि ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है। अब ये F का क्या मतलब है और B का क्या मतलब है? F का मतलब है फाउंडेशन और B का मतलब है बायोकेमिस्ट्री। अगर आप पिछली स्लाइड के ऊपर आओ,
ये हमारी पिछली स्लाइड देखो, आपका जो मॉड्यूल 1 था वो क्या था, फाउंडेशन था, यहाँ लिखा हुआ ना फाउंडेशन। अब बिल्कुल इसी तरह जो आपका ये है, इस वाले F का मतलब है फाउंडेशन और B का मतलब है बायोकेमिस्ट्री। 001 का मतलब है पहला कोड, यानी बायोकेमिस्ट्री के फाउंडेशन मॉड्यूल का ये पहला कोड है पड़ा। इसी तरह FB002 यानी बायोकेमिस्ट्री के फाउंडेशन मॉड्यूल का ये दूसरा कोड है। FB003 यानी बायोकेमिस्ट्री के फाउंडेशन मॉड्यूल का ये तीसरा कोड है। अच्छा, अगर इसी तरह बायोकेमिस्ट्री की जगह हमारे पास फिजियोलॉजी आती है तो वो होगा FP002 यानी फाउंडेशन की फिजियोलॉजी का आपके पास दूसरा कोड है। तो इस तरह जो आपके पास ब्लॉक्स हैं वो आपके पास क्या कहते हैं मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, और मॉड्यूल्स आपके पास फर्दर क्या कहते हैं उसमें कोड्स में डिवाइडेड है कि ये आपका पहला कोड है, ये आपका दूसरा कोड है, ये आपका तीसरा कोड है। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अब चलते हैं जो आपका पेपर आएगा, जो आपके लिए मेन जानने की बात है वो है ये, सिर्फ और सिर्फ आपने इसके ऊपर करना है फोकस। अब देखो, अभी बताया कि आपको सबसे पहले जो आपका एनाटॉमी का पेपर होगा ना अपना प्रॉफ के अंदर, ब्लॉक 1 का, तो ब्लॉक 1 के अंदर आपके पास 2 पेपर होंगे। एक होगा आपके पास रिटन एग्जाम, एक होगा आपके पास ओरल एग्जाम, जिसे आप वाइवा कह लो या हमारी जबान में से ऑस्पी वगैरह कह देते हैं। अच्छा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा ना वो आपको एक पेपर दिया जाएगा, एक बबल शीट दी जाएगी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 140 मार्क्स का आपके पास 140 एमसीक्यूज होंगे, वो आपने सॉल्व करने होंगे। उसके अंदर आपके पास एनाटॉमी में से 40 एमसीक्यू, फिजियो में से 37 एमसीक्यू, बायोकेमिस्ट्री में से 34, सीमेट में से 6 एमसीक्यू, बिहेवियर साइंस में से 5 एमसीक्यू, पैथो में से 13 एमसीक्यू, फार्माकोलॉजी में आपके पास 5 एमसीक्यूज। ठीक है, तो ये आपके पास 140 मार्क्स का आपके पास पेपर आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे आप थोड़ा बहुत नोट करो, जो आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं, यानी ये 6, 5, 13, 5, इसे अगर आप ऐड करो तो 16 और ये आपके पास 13, 29 मार्क्स का पेपर आपका ब्लॉक 1 का माइनर्स में से आएगा। यानी जो माइनर सब्जेक्ट है ना, किसी में से 5, किसी में से 6, किसी में से 13 एमसीक्यू, 29 मार्क्स का आपके पास माइनर्स में से आएगा, जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री के करीब करीब जा पहुंचता है कि यानी बायोकेम में से आपके 34 एमसीक्यू आने हैं, तो टोटल माइनस में से आपके 29 एमसीक्यू आने हैं, किसी में से 5, किसी में से 13। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी। उसके बाद ये ऑस्पी क्या होती है, यानी आप गए एक दिन, आपको उन्हें 140 एमसीक्यू दिए, आप उन्हें फिल करके दे आए, फिर 4-5 दिन बाद आपको कहेंगे कि आज आपकी ब्लॉक 1 की आपके पास ऑस्पी है, तो आप जाओगे, तो जब आपके ब्लॉक की ऑस्पी हो रही होगी तो वहाँ पे ना टेबल्स पड़ी होती हैं। तो यानी जहाँ टेबल्स पड़ी होंगी तो एक यानी आपके पास जो 4 टेबल्स होंगी, 4 का मतलब है कि 4 टेबल्स होंगी, वो होगी एनाटॉमी की। एक टेबल के ऊपर आपके पास माइक्रोस्कोप पड़ी होगी, वो आपने देखना होगा और बताना होगा कि ये आपके पास कौन सी है, सिंपल एपिथेलियम है या कौन सी एपिथेलियम है, या आपके पास एक कार्डियक मसल है या कौन सा मसल है। दूसरी टेबल के ऊपर आपके पास कोई ना कोई पिक्चर लगी हुई होगी बुक की, यानी कोई स्ट्रक्चर होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में से ही आया हुआ होगा, तो आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट है, एपीब्लास्ट है। अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ ली होंगी, इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, जो आपकी तीसरी टेबल होगी, तीसरी टेबल के ऊपर आपके पास ब्लॉक 2 के अंदर जनरली कोई ना कोई बोन्स आ जाती हैं, तो कोई बोन्स पड़ी होंगी, या कोई आपके पास ग्रॉस का कोई स्ट्रक्चर पड़ा होगा, आपके पास क्या कहते हैं जो आपको मॉडल दिखाए जाते हैं आपके, वो पड़े होंगे। और जो आपके पास जो चौथी टेबल होती है उसके ऊपर अगेन आपके पास कोई ना कोई पिक लगी हुई होगी। यानी इस 4 का मतलब ये है कि आपके पास 4 टेबल्स होंगी। ठीक है, यानी एक टेबल के आपके पास 8 नंबर होंगे। इसी तरह एक आपके पास वाइवा होगा, वाइवे के लिए जाओगे, टेबल के ऊपर क्वेश्चन पेस्ट होंगे, पहले से आपने सिर्फ वो सुनाने होंगे। इसी तरह आपके पास जो फिजियोलॉजी के आपके पास 3 टेबल्स होंगी, उसके ऊपर आपके पास 3 प्रैक्टिकल्स होंगे। यानी आपने फॉर एग्जांपल आपने क्लोटिंग टाइम फाइंड करना है, अभी तक आप लोगों ने अपना क्लोटिंग टाइम पढ़ लिया होगा, यानी आपने वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। जो आपके एफएससी में ऐसे ही नंबर लग जाते थे सिफारिश की वजह से, यहाँ ऐसे सिफारिश से नंबर नहीं लगते, यहाँ आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है। और सेम आपका फिजियोलॉजी का एक क्या कहते हैं वाइवा होगा। सिमिलरली आपके पास बायोकेमिस्ट्री के लिए 2 टेबल्स होंगी, वहाँ उन टेबल्स पे अगेन आपको कोई ना कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कराना पड़ेगा। आप आगे जाके पढ़ोगे सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं और जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो आप उनमें से कोई ना कोई 2 टेबल्स पे एक प्रैक्टिकल पढ़ा होगा, वो आपने परफॉर्म करना होगा। और सेम एक टेबल होगी, उसके ऊपर आपने सिर्फ जाके सुनाना होगा, जिसे आप कहते हो वाइवा देना होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक टेबल होगी आपके पास पैथोलॉजी की, उसके अंदर आपके पास कोई पैथो का प्रैक्टिकल होगा या कोई आपके पास स्लाइड वगैरह होगी, आपने उसे आइडेंटिफाई करनी होगी। और अगेन फार्माकोलॉजी में कोई ड्रग्स वगैरह आई हुई होंगी, आपने बतानी होगी कि ये कौन सा
रिसेप्टर है, किस चीज़ को ब्लॉक करता है। एंड अगेन सी एफ आर सी का आप लोगों के पास एक स्टेशन होगा, एक टेबल होगा। अभी तक आप लोगों के वार्ड स्टार्ट हो गए होंगे, वहाँ क्या होगा कि कोई पेशेंट होगा, आपने जाना है, आया हुआ होगा, आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो सिंपली आपने उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेना है। और एक टेबल आपके पास पल्स की होगी। पल्स में क्या होगा कि कोई आपको सिनेरियो दिया हुआ होगा कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसकी जो है ना टांग नहीं है, तो उसकी जो वालदा हैं वो बहुत परेशान हैं कि अब मेरा बच्चा सोसाइटी के साथ किस तरह से कोऑपरेट करेगा। तो आपने उसकी माँ को दिलासा देना है कि हम जो है ना इसका इलाज करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम इसकी आर्टिफिशियल जो टांग है वो हम बना लेंगे और हम इसका कामयाब ऑपरेशन कर लेंगे और ये बच्चा आसानी से सोसाइटी के साथ कोऑपरेट कर लेगा। और अगर फॉर एग्जांपल इससे इन फ्यूचर कोई ना कोई मसले परेशानी आती हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल सीट्स ही बनाई हुई हैं। एमबीबीएस में भी इसका कोटा होता है, हर यूनिवर्सिटी में कोटा होता है जो हमारे पास डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। तो इसके आपको फ्यूचर के बारे में कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने उसको तसल्ली देनी है। तो वो आपके पास पल्स की एक टेबल होगी, जितना अच्छा आप बोलोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये है आपकी ब्लॉक 1 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपने 2 पेपर क्लियर करने हैं, एक आपने ये क्लियर करना है, एक आपने ये वाला पेपर क्लियर करना है, तो आपका ब्लॉक 1 अपना कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगेन फॉर बुक्स आपने कौन सी चूज़ करनी है। देखो, एनाटॉमी के लिए जो स्नेल्स है ये आपकी ब्लॉक 1 में काम नहीं आएगी, ब्लॉक 2 से आपकी स्नेल्स काम आएगी। लैंगमैन ये आपकी तीनों ब्लॉक्स में काम आएगी। लाइक हुसैन की जनरल एनाटॉमी ये सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक में काम आएगी और कहीं काम नहीं आएगी। और लाइक हुसैन की हिस्टोलॉजी आपकी तीनों ब्लॉक्स में काम आएगी। उसके बाद बताते हैं हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स और, एक है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं ना, वो रिकमेंड करते हैं गाइटन एंड हॉल। ठीक है, अब गाइटन एंड हॉल का क्या मसला है कि वहाँ पे जो आपको बुक दी हुई है ना, उसके अंदर यूएचएस के सारे कोड्स नहीं है। यानी ये मैंने आपको जो यूएचएस के कोड्स दिखाए थे ना, आपका कोड 1 है, कोड 2 है, कोड 3 है, कोड 4 है। तो फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर पहला कोड भी होगा, दूसरा कोड भी होगा, उसके अंदर तीसरा कोड नहीं होगा और फिर उसके अंदर अपना चौथा कोड होगा। तो गाइटन के अंदर कुछ कोड्स हैं, कुछ कोड्स नहीं है। तो जो कोड्स नहीं है वो आपको टीचर्स कहते हैं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपको बता रहे होते हैं कि ये कोड गाइटन के अंदर नहीं है, लेकिन वो आगे ये नहीं बताते कि ये कोड अगर गाइटन के अंदर नहीं है तो आपने कहाँ से करना है। बस ये स्लाइड्स हैं, आप पूरा यहीं से रीड कर लेना और ये स्लाइड्स अपने मोबाइल में रख लें, तो इस तरह कह के चले जाते हैं। लेकिन इन द एंड जब प्रॉफ आता है तो प्रॉफ के अंदर बचने को वो सारी स्लाइड ढूंढना एक अजाब का काम लगता है। तो वो जो कोड्स गाइटन के अंदर नहीं है वो आपको किसी ना किसी यूएचएस की बुक के अंदर मिल जाते हैं। तो वो हमने वहाँ से कॉपी करके, फॉर एग्जांपल आपकी गेनोंग है या शेरवुड है, वहाँ से हमने कॉपी करेंगे क्योंकि वो यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स हैं। वो यूएचएस ने रिकमेंड की हुई हैं कि इनमें से आपने जो स्टडी मटेरियल है वो उठाना है। तो वो हमने फॉर एग्जांपल अगर कोड 3 गाइटन में नहीं है और गेनोंग में है तो वो हमने गेनोंग से उठा के यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना है। प्रॉफ सीजन में आपको टीचर्स की स्लाइड ना ढूंढनी पड़े कि वो स्लाइड आपने कहाँ से कर ली थी या आपने अगर किसी और बुक से की है वो बुक गुम हो गई है। तो इस तरह के होते हैं मसले मसाइल। तो उन सब से बचने का अच्छा तरीका है फिजियोलॉजी अनरेवल्ड। लेकिन अगर आपने फिजियोलॉजी अनरेवल्ड नहीं लेनी तो आप गाइटन भी ले सकते हो जिस तरह आपको टीचर्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगेन उसके अंदर सारे कोर्स नहीं है तो एंड में आपको ही मुश्किल होगी। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए जो यूएचएस आप लोगों को बुक्स रिकमेंड करता है ना, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। बायोकेमिस्ट्री के लिए यूएचएस आपको ये 3 बुक्स रिकमेंड करता है। एक करता है लिपनकोट, एक करता है हार्पर, एक करता है क्या कहते हैं सत्या। और ये जो तीनों बुक्स हैं ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स बुक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बुक्स हैं। यानी आपको समझ नहीं आती कि कौन सा टॉपिक आपने कहाँ से करना है और कहाँ से नहीं करना। तो उसके लिए हमने बायोकेमिस्ट्री अनरेवल्ड इंट्रोड्यूस कराई थी लास्ट ईयर। जो आपका बैच 29 है उस सारे बैच ने तकरीबन बायोकेमिस्ट्री अनरेवल्ड यूज़ की है। सिंपली क्या किया है कि जो टॉपिक्स आपने लिपन कोर्स से उठाने थे वो वहाँ से, जो हार्पर से उठाने थे वहाँ से, जो सत्या से उठाने थे वो हमने वहाँ से जो है ना हमने उसके अंदर एडअप कर दिए हैं। और अगेन जो हमारे पास इसके राइटर हैं वो है डॉक्टर हसन शहजाद। वो इस टाइम फाइनल ईयर का प्रॉफ दे रहे हैं के अंदर और उनकी मल्टीपल डिस्टिंक्शंस हैं एमबीबीएस के अंदर। और तकरीबन 3 से 4 दिन पहले ही उनको जो है ना आर्मी की तरफ से जो है ना ज्वाइनिंग का क्या कहते हैं कॉल लेटर भी आ गया। उन्हें एज आ लेफ्टिनेंट कैप्टन मेरे ख्याल से अपॉइंट कर दिया गया। और मैं किसी ग्रुप में पढ़ भी रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं जी ये जो इनके ऑथर हैं हसन भाई, वो उनकी तो कोई मेरे ख्याल से वो हैं पढ़ी सप्लियाँ हैं पढ़ी और वो डिटेन हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उस बंदे को ही पर्सनली जानता हूँ जिसने ये बात की है, लेकिन ऐसी बात कोई भी नहीं है। जो हसन भाई हैं वो एक टैलेंटेड बंदे हैं और जब वो अब वाइवा देने गए हैं तो वहाँ जो एक कर्नल उनका वाइवा दे रहा था, उन्होंने वाइवे में उस कर्नल को भी चुप करा दिया। इतने उनके आउट क्लास क्वेश्चंस होते हैं। तो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। और जो इसका सबूत है वो ये है कि मल्टीपल डिस्टिंक्शंस इन हिज एमबीबीएस। केई में डिस्टिंक्शन लेना इंतहाई मुश्किल होता है और उस बंदे की मेरे ख्याल से 5 से 6 डिस्टिंक्शंस तो वैसे ही हैं पड़ी। तो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं
एनाटॉमी की। एनाटॉमी की जो रिकमेंडेड बुक्स है ना, वो आपकी ये चार है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके पास जी ए लाइक हुसैन की, आपके पास लाइक हुसैन की हिस्टोलॉजी, अपना क्या कहते हैं लैंगमैन की एम्ब्रोलॉजी और स्नेल्स हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि यूएचएस कॉलेजेस के अंदर आपने ये वाली बुक्स ले लेनी है। हिस्ट्री कहेंगे आप जनक्वायरा ले लो, आपको एम्ब्रोलॉजी कहेंगे केएलएम ले लो, क्या कहते हैं ग्रॉस कहेंगे आप BD चौरासी ले लो, लेकिन ये बुक्स आपने यूज़ नहीं करनी। इन बुक से आपका प्रॉफ नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो प्रॉफ आएगा वो सिर्फ इन चार बुक से आएगा एनाटॉमी के। इन चार बुक्स के अलावा आप लोगों का कोई प्रॉफ नहीं आएगा। हाँ, कॉलेज वाले आपको 1 या 2 नंबर का एक्स्ट्रा दे सकते हैं इन बुक से, लेकिन उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इन बुक्स के ऊपर अपनी ग्रिप रखनी है। नो डाउट कि जो आपकी BD चौरासी है बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छा समझ आता है उससे, लेकिन अगेन उसमें से आपका पेपर नहीं आना, पेपर आपका स्नेल्स में से आना है। तो ये 3 बुक्स आपने बिल्कुल भी बाय नहीं करनी। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, हसन भाई का इंट्रोडक्शन दे दिया। अगेन फिजियोलॉजी के लिए जो आपको यूएचएस रिकमेंड करता है वो कहता है गाइटन एंड हॉल है, आपकी जेपी है और आपकी गेनोंग है, ठीक है। ये 3 बुक्स आपको यूएचएस रिकमेंड करता है, लेकिन आपको टीचर्स कहते हैं कि सिर्फ गाइटन ले लो। हालांकि गाइटन के अंदर कोर्स इनकम्प्लीट है, वो फिर आपको लाइक बायोकेमिस्ट्री के नॉन्ग और जेपी से कंसल्ट करना पड़ता है। फर्स्ट ब्लॉक के तो फिर भी तकरीबन कोर्स हैं पड़े। जब आप सेकंड ब्लॉक में आओगे और नर्व फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके पास उसके कोर्स नहीं है। तो उसके लिए हमने फिजियोलॉजी अपना अनरेवल्ड हमने इंट्रोड्यूस कराई है, और ये हमारे पास प्रिंट होके भी आ गई है, जुबैर बुक डिपो पे भी अपना अवेलेबल है। उसके बाद है माइनर सब्जेक्ट्स। माइनस के लिए मैं जो है ना मुनीब भाई को जो है ना कहता हूँ, क्योंकि वो इसके ऑथर हैं, तो वो आपको जो है ना आके माइनस के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे कि माइनस सब्जेक्ट्स आप लोगों ने किस किस तरह करने हैं। मुनीब भाई अगर आप यहाँ पे हैं अवेलेबल तो प्लीज़ बताइएगा बच्चों को माइनस के बारे में थोड़ा सा जो ना आपने गाइड कर देना है। मुनीब भाई या हसनैन भाई में से कोई, क्या कहूँ, कोई भी नहीं है। जी जी मैं यहीं पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुनीब रहमान और मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे सेकंड ईयर के पेपर दे रहा हूँ आजकल। सो बेसिकली आपको इसका आइडिया नहीं होगा बिकॉज आप लोग तो अभी नए नए आए हैं, लेकिन जो हमारा नया सिस्टम है ना, इसके मुताबिक अब हमें माइनर्स को सब्जेक्ट्स को भी करना है। जो फार्माकोलॉजी, इसके अंदर फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, बिहेवियरल साइंसेज, उसके अलावा मेडिसिन सर्जरी, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम था ना, यानी कि एनुअल सिस्टम, उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, लेकिन अब ये सब्जेक्ट्स हमें करने होते हैं और ये मतलब इंटीग्रेट किए जाते हैं। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है ना, उसके साथ उसकी उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड पैथोलॉजी, उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड फार्माकोलॉजी करनी होती है। अच्छा तो अच्छा, इसमें मसला ये आता है कि जैसे आप देखें कि इसकी डिफरेंट बुक्स हैं, अपनी अपनी हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक बुक है। जैसे फार्मा की बुक, उसका नाम कैटजंग है। पैथो की बुक है, उसका नाम रॉबिन्स है। अब जैसे आप गाइटन खोलते हैं फिजियो करने के लिए, आपको पैथो करने के लिए वही बुक खोलनी पड़ेगी। फार्मा करने के लिए भी आपको उसकी जो रिकमेंडेड बुक है वही करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपके मेजर सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपसे वो ही नहीं कंप्लीट हो रहे होते हैं, एट टाइम्स वो आपसे सिलेबस उसका नहीं कंप्लीट हो पाता, तो फिर आपको मसला आ जाता है कि आपके माइनर्स अक्सर रह जाते हैं, लोग अक्सर छोड़ के चले जाते हैं माइनर्स। लेकिन एक और मसला अब ये आ गया कि यूएचएस ने माइनर्स की प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा कर दी है। यानी कि जैसे अभी पहले बताया गया था कि जो माइनर्स है ना वो 30 मार्क्स के एक एक ब्लॉक में आ रहे हैं, और इसी तरह बायोकेमिस्ट्री के भी इतने मार्क्स ही होते हैं तकरीबन। तो समझ लें कि माइनर्स जो है ना वो एक तरह से मेजर्स के साथ ही खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो माइनर्स की जितनी प्रोपोर्शन है उतनी मेजर्स की आती है, तो फिर माइनर्स को अब छोड़ नहीं सकते, स्पेशली वो लोग जो अच्छे मार्क्स के लिए टारगेट कर रहे हैं। और इवन के जो लोग मीडियोकर भी पढ़ना चाहते हैं उन लोगों को भी माइनस करके जाने चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज उसकी प्रोपोर्शन इतनी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब दूसरा मसला ये आता है कि अब किसने जो है रिकमेंडेड बुक्स ले भी ली है ना माइनर्स की, फॉर एग्जांपल उसने कैटजंग ले लिया, अब वो उसको इतने टॉपिक्स इतने ज़्यादा नहीं होते और वो इतने स्कैटर्ड है ना इस बुक के अंदर, तो वो ढूंढने में उसको सबसे ज़्यादा मसला आता है। बिकॉज जब मैंने कंपाइल की थी ये बुक तो मुझे इतना ज़्यादा मसला आया था कि मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से टॉपिक निकाल के बुक के अंदर माइनस अनरेवल बुक के अंदर डाले थे। तो मुझे इस बात का आइडिया है कि कोई नया बंदा उसको सबसे पहले ढूंढने में मसला आएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे गाइडलाइंस जो होती है ना वो अवेलेबल है फॉर एनाटमी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियो, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव गाइडलाइंस अवेलेबल होती है। सीनियर बहुत अच्छा गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सीनियर जो है ना वो माइनस को लेके भी इतने ज़्यादा शार्प नहीं है, उनको इतना आइडिया नहीं होता। बिकॉज ये चीज़ एक नई चीज़ आई है और इस चीज़ को करने में थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है।
तो इसके सोल्यूशन के तौर पे ना हमने मिलके माइनस अनरेवल्ड बुक कंपाइल की थी, जिसके अंदर जो आपके सिलेबस का जितना जितना पोर्शन फार्मा का, पैथो का या कम्युनिटी मेडिसिन या बिहेवियर साइंस का है ना, उनकी रिकमेंडेड बुक्स के अंदर से निकाल के और इस बुक के अंदर कंपाइल कर दिया, ताकि आपको डिफरेंट जगह ढूंढना ना पड़े, या फिर आपको मतलब हर जगह जाके हाँ, ढूँढना ही ना पड़े। सो इसके ये बुक जो थी ना, लास्ट ईयर हमने लॉन्च कर दी थी, यानी कि आपके जो 2029 बैच है ना, उसने भी ये बुक यूज़ की है। तो आप बेशक उनसे रिव्यूज़ ले सकते हैं, और आप अपनी बेशक फैकल्टी से जाके ये बुक दिखवा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ये हम बुक यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मोस्टली 80 टू 90% फैकल्टी और इवन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने यूज़ किया, उन्होंने इस बुक को रिकमेंड ही किया उसके बाद, बिकॉज़ हमारी सेल अच्छी खासी हुई थी लास्ट ईयर। तो जो माइनस एंड रेबल्ड है वो अवेलेबल है, तो आप इसको ऑर्डर करवा सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं एज अ सोल्यूशन कि आप डिफरेंट जगहों से नहीं देखना चाहते और एक जगह रिकमेंडेड बुक से जो कंपाइल्ड बुक है उसको यूज़ करना चाहते हैं। और आपका किसी का सवाल हो इस सब्जेक्ट के हवाले से, या फिर कोई जनरल सवाल हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। असनैन भाई हैं यहाँ पे? अगर असनैन भाई हैं तो वो भी थोड़ा सा अपना इंट्रो करा दे माइनस के हवाले से। स्नैन भाई शायद मेरे ख्याल से उनका ना नेट का इशू आ गया, बिकॉज वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा था, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है वो अवेलेबल। ठीक हो गया फिर आगे मुनीब भाई के ही वाले, तो प्लीज़ आप आगे कंटिन्यू कर लें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मुनीब भाई आपकी आवाज़ आ रही है। ये ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम और कंग्रेचुलेशंस आप सबको। अब तक तो माशाल्लाह काफ़ी कंग्रेचुलेशंस आप लोगों ने रिसीव कर ली होंगी। एंड आई एम मुनीबुर रहमान फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, और करंटली इन थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में आई हैड फर्स्ट पोजीशन इन बायोकेमिस्ट्री। केई में तो सब्जेक्ट वाइज होता है एग्जाम्स, और डिस्टिंक्शन इन फिजियोलॉजी। ओवरऑल भी बैच में फर्स्ट पोजीशन थी। सो जब मैं आया था एमबीबीएस में, एंड इवन बैच 29 भी आया था, सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाज कि वेयर टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अब तो खास तौर पे आप लोगों के बैच में यूएचएस ने कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया अपना फोकस एमसीक्यूज पे। पहले होता था कि एमसीक्यूज होते थे, उनका वेटेज ज़्यादा होता था, बट साथ में ही एससीक्यूज भी होते थे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने एमसीक्यूज बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं, और अब सिर्फ आपके प्रोफ में जो है वो एमसीक्यूज आएंगे, और वो जो आपको शुरू में उन्होंने दिखाया है टेबल 140 एमसीक्यूज का, वो वही फॉलो होगा। तो अब तो ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है स्टूडेंट्स को कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कहाँ करें। और इसकी एक वजह ये भी है कि इसकी मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है ही नहीं जो कि यूएचएस गाइडलाइंस के मुताबिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस प्रोवाइड करे। यूएचएस का जो न्यू इंटीग्रेटेड सिलेबस आया है, और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पे कोई अभी तक बुक मार्केट में अवेलेबल थी ही नहीं। सो आई पर्सनली फेल्ट दिस के इस पे एक बुक हमें कंपाइल करनी चाहिए, और तो फिर हमने बनाई है ये मैथक्वेस्ट अनरेवल्ड। और इसमें ऑथर्स में एक तो मैं हूँ, और एक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से यूएचएस में ही अभी ये सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं अब्दुल रहमान, और इनकी डिस्टिंक्शन थी फर्स्ट ब्लॉक में एंड सेकंड ब्लॉक में भी एज वेल। तो हम दोनों ने मिलके जो है ये बुक कंपाइल की है, इसको बनाया है, एंड दिस इज द मोस्ट, इफ आई कैन हैव दैट स्लाइड अब्दुल रहमान, या दिस वन। सो इसकी स्पेसिफिकेशंस इज दिस के 18,000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको ये बुक प्रोवाइड करिए तीनों ब्लॉक्स के मिला के, विच इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ एमसीक्यूज। और ऐसी कोई सेकंड बुक इस वक्त यूएचएस की मार्केट में जो जितनी भी मेजर मार्केट्स हैं मेडिकल बुक्स की, वहाँ अवेलेबल नहीं है। एंड जितनी भी हैं शॉर्ट बुक्स हैं, एंड दे merely provide you only the past MCQs, like you can only get to practice past paper MCQs। और कुछ हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत एफर्ट डाली है, कोई 10-20 MCQs बनाए हैं, बट नॉट वर्थ इट। मतलब आपको अब आपका एग्जाम ही टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है, और आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक ही नहीं मिल रही है। दैट्स अ रियल इशू। और इस इशू का सॉल्यूशन जो है दैट इज मैथक्वेस्ट अनरेबल। एंड इसमें आप यूएचएस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो हैं वो
ऐड हमने किए हैं. If I can share my screen, I don't know. No, I can't. Or rather, Abdurrahman, you can open. एक मिनट नहीं भाई, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप शेयर स्क्रीन कर लीजिएगा. जी मुनीब भाई, अब आप शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, आप प्लीज कर लें. नहीं, इस पे you are not allowed to share screen. अब्दुलरहमान, अगर आप सैंपल अपने लैपटॉप पे ओपन कर सकते हो तो ओपन कर दो. मुनीब भाई काइंडली दोबारा ट्राई कीजिएगा, मैंने अलाउ कर दिया शेयर स्क्रीन को. नहीं, स्टिल नॉट शोइंग, स्टिल नॉट वर्किंग. आप एक काम करो, अपने लैपटॉप पे ओपन कर लो सैंपल. मैं कर देता हूँ, एक मिनट. सो अब इसमें हमने एक तो ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ऐड किए हैं, बेसिक एमसीक्यूज, जो कि आपको, आपने अगर लेक्चर लिया फॉर एग्जांपल अभी आपके मेडिकल कॉलेजेस में बेसिक टॉपिक आपको बेसिक्स के सेल पढ़ाया होगा, फिजिक्स फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, एंड एनाटमी में भी जनरल एनाटमी की होगी. तो आपने वो टॉपिक फॉर एग्जांपल FA001 पढ़ा है एंड यू वांट टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, तो आपको जो है आप इस बुक पे आएंगे मेडक्वेस्ट अनरेवल पे और आपको टॉपिक ये मेंशन नजर आएगा एंड आप पहले उसको अपनी रिकमेंडेड बुक से पढ़ें, अनरेवल से पढ़ें, जहां से भी आपको अच्छा लगता है आपने पढ़ा है. एंड नाउ यू वांट टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, आप इस बुक को खोलेंगे एंड देन यू विल गेट द टॉपिक वाइज, लाइक दिस इज द cover page, and then coming down we're gonna have the first page. Look at this is the introduction to general anatomy. I hope आप सबने अभी तक अपने मेडिकल कॉलेजेस में इस पर तो लेक्चर हो गया होगा. एंड look, we have added a cheat sheet, FA001 introduction to general anatomy cheat sheet. अब इसमें क्या है कि वो आपका जो टॉपिक है उसकी एक हमने समरी ऐड कर दी है, क्विक समरी, क्विक रिवीजन आप इसे कह लें. अब इसमें हमने उसको टैबुलेटेड फॉर्म में भी कर दिया है और इजी रिवीजन और एग्जाम रिवीजन, एग्जाम ओरिएंटेड और यूएचएस गाइडलाइंस के मुताबिक हमने उसमें ऐड कर दी है. अब आप ये एक क्विक रिवीजन करके, ऑल्दो आपने पहले पढ़ा हुआ था बट स्टिल आप एक क्विक रिवीजन आपने की है, उसके बाद आप आगे हो ये बेसिक एमसीक्यूज जो हमने इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटमी के ऐड किए हैं. एंड दिस इज क्वाइट अकॉर्डिंग टू द यूएचएस पास पेपर्स, जैसे वो यूएचएस स्टैंडर्डाइज्ड एमसीक्यूज बनाता है. तो 90% एमसीक्यूज वैसे हैं, बाकी 10% थोड़े से मुश्किल हमने ऐड किए हैं ताकि आपको जरा अच्छी प्रैक्टिस हो. एंड देन एट द एंड ऑफ द एमसीक्यूज वी हैव एडेड अ की टू एमसीक्यूज, जिसमें हमने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपकी रिकमेंडेड बुक से ऐड की है. फॉर एग्जांपल अगर जनरल एनाटमी है तो हमने वो जनरल एनाटमी बाय लाइकोसैन जो यूएचएस की रिकमेंडेड बुक है वहां से ऐड की है. अगर एक बायोकेमिस्ट्री है तो हमने लिपिन कोर्स से एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन उसकी ऐड कर दी है ताकि आपको एमसीक्यूज की एक की भी मिल जाए. एंड देन यू, अगर आपको गलत है तो आप वहां से फिर उसको रीड भी कर लो क्या बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट था उसमें. एंड देन कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज FA002, आप देख सकते हैं उसके भी एमसीक्यूज बने हुए हैं, चीट शीट बनी हुई है. एंड FA003 इसकी भी चीट शीट बनी हुई है एंड एमसीक्यूज बने हुए हैं. सो दैट गोज ऑन. इसी तरीके से जितने भी मॉड्यूल 1 के जनरल एनाटमी के टॉपिक्स हैं, आई गेस 9 है, उन सब की हमने ये चीट शीट्स भी बना दी हैं, हमने बेसिक एमसीक्यूज बना दिए हैं. बट बात यह है कि चीज़ यहाँ खत्म नहीं होती. बेसिक एमसीक्यूज के बाद देयर कम्स एन अदर पोर्शन ऑफ दिस बुक व्हिच इज यूएचएस पास्ट पेपर्स. एंड वो हमने जितने भी इन टॉपिक्स से यूएचएस के पास्ट पेपर्स आए हुए हैं हमने ऐड कर दिए इसमें, और ये पास्ट पेपर्स वाला सेक्शन आ गया. को डायरेक्टली जो यूएचएस ने दिए हैं वो इसमें कॉपी पेस्ट हो गए हैं. एंड देन कम्स दिस द जो यूएस में एस्पायरेंट्स होते हैं या जो फॉरेन एग्जाम्स देना चाहते होते हैं उनके लिए ये सेक्शन हमने ऐड कर दी है चैलेंजिंग एमसीक्यूज का, जो कि बेसिकली यूएसएमएल प्लैब एएमसी बेस्ड है. और ये भी आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे देते हैं फॉरेन एग्जाम्स के लिए. एंड देन कम्स अनदर सेक्शन, दिस वन, क्लिनिकल रूम. अभी मैंने क्वेश्चन भी देखा था, एक स्टूडेंट ने पूछा था क्लिनिकल एमसीक्यूज कहाँ प्रैक्टिस करें. सो वी हैव एडेड अ क्लिनिकल रूम्स इन ईच सब्जेक्ट. For example, for GA, this is clinical room number 1. It only includes clinically oriented MCQs, clinically based MCQs. In each MCQs, you got to have a patient having symptoms or presenting in OPD or in emergency, and he is having these symptoms, and what are you supposed to do, और वो सब इसमें cover up हो जाएगा. So this MedQuest Unravel, in short, it is
It is the most comprehensive, you can say, source to practice MCQs. And इसमें फिर वो sectioning आपने देख ली, basic MCQs हैं, cheat sheets हैं, then UHS past papers हैं, then challenging MCQs for foreign exams हैं, and then the last one was clinical MCQs. So it covers every aspect, each and every aspect of the currently modified UHS examination system, which only includes MCQs. And this was all about MedQuest Unlevel. ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इसकी मुनीब भाई। जी जी, है किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछ लें। सर इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 1200 है और ये आपको 3 से 4 दिन के अंदर मेरे ख्याल से ना ज़ुबैर बुक डिपो के ऊपर भी अवेलेबल होगी। आप ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना चाहें तो ऑनलाइन आपको फ्री होम डिलीवरी की भी हम जो है ना सहूलत देते होते हैं। ओके, थैंक यू। जी अब्दुलरहमान भाई, अपना अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से अगर आप हैं यहाँ पे तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आई हैव बीन थ्रू दिस सिस्टम 2 साल हो गए हैं, ठीक है। आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, और मेरी फर्स्ट ईयर में जो है वो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में डिस्टिंक्शन थी। और ये जो मेडक्वेस्ट है इसमें एक ऑथर हूँ मैं मुनीब के साथ, किंग एडवर्ड वाले के साथ। तो मैं आप लोगों को ब्रीफली बताना चाहूँगा UHS में जो है वो बेसिकली कैसे MCQ आते हैं। UHS में एनुअल सिस्टम में तो काफ़ी अच्छे MCQ आते थे, मतलब ना काफ़ी सारी बुक्स से आते थे। अब जो है ना आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो UHS की रिकमेंडेड बुक्स है ना, स्नेल्स फॉर एग्जांपल अगर नॉटमी की है और लाइकोसेन है GA की, सही है, तो इससे बाहर MCQ नहीं आएगा। गाइटन है या फिर फिजियोलॉजी अनरेवल जैसे कि स्पार्क MBBS ने बनाई हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो उन्होंने सब एलोस को एक जगह कर दिया है। और इसी तरह बायोकेम अनरेवल्ड है इनकी, जो कि बहुत, आई थिंक बायोकेम का जितना स्कैटर्ड है ना, लिपिनकोट, हार्पर और मुश्ताक है तीसरी रिकमेंडेड बुक, तो इन तीनों से रिकमेंडेड है, जो कि इन्होंने एक ही जगह पे कर दिया है, बायोकेम अनरेवल्ड। तो वो मतलब बहुत अच्छी बुक है, आप लोगों को मसला नहीं होगा MCQs ढूंढने का या इधर उधर। अच्छा, मेन टॉपिक में जिस पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो गाइटन, स्नेल्स और लिपिनकोट है, मेजरली UHS यहाँ से जो है ना MCQ उठाता है, और UHS प्रॉपर बुक्स की लाइन उठा रहा है। जैसे आप लोगों की MD-CAT में या फिर आप लोगों का होता है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो अब आप लोगों को फिर से वैसे ही जो है वो रट्टे लगाने पड़ेंगे लाइंस को। और MBBS में आके इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि कोई भी बच्चा जितना मर्जी से हिंफतीन हो, वो कहे मैं रट्टा लगा लूँ लाइंस को और मुझे पता हो इस पेज पर क्या लिखा हुआ है, इस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो इसको पॉसिबल कैसे किया जाएगा? मेडक्वेस्ट अनरेवल्ड के थ्रू। इसमें जो है हम लोगों ने आपकी जो बुक्स की लाइंस है ना वो कॉपी की हुई हैं, जो एग्जैक्ट स्नेल्स, लिपिनकोट और जो गाइटन है उनसे MCQ उठाए हैं, सही है। और UHS जो है ना इस दफ़ा जो MCQ बनाता है वो ये नहीं होता कि आप कहें कि मेरे कंसेप्ट है उनसे सॉल्व हो जाएंगे, काफ़ी MCQs उससे भी सॉल्व हो जाते हैं, बट 20% MCQs वो जस्ट बुक की लाइन है। अगर आप मतलब अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आप लोग जब गो थ्रू करेंगे पास्ट पेपर के MCQs, इसके अंदर पास्ट पेपर के MCQs हैं, आप लोग उसको देखिएगा, तो वो जो है ना कुछ MCQ इस तरह होते हैं जैसे वो बस नॉलेज बेस्ड हैं, जो UHS में मतलब उनकी बुक्स में लिखे हुए हैं, तो आपने तो आप लोगों को बेसिकली जो है ना वो इस बुक्स को रट्टा लगाने के बावजूद आप लोग जो हैं वो मेडक्वेस्ट अनरेवल्ड लें, जो कि मैंने देखा है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितना मुझे मसला हुआ है MCQs के लिए कि कहाँ से करनी है, कोई बुक नहीं थी। एक दो बुक्स थी, एक चैप्टर 1 चलती थी, एक डिस्टिंक्शन डायरीज चलती थी, उनमें बहुत कम MCQs हैं। और डिस्टिंक्शन डायरीज में तो आपकी की भी थोड़ी थोड़ी गलत होती है, लेकिन मुझे को भी कोई MCQ के लिए बुक नहीं मिली, तो मैं काफ़ी सारे सोर्सेज से करता था। और फिर एक वो TET UHS उसकी PDF, तो बहुत कम MCQs होते थे, तो एट द एंड बंदा कहता था बस ठीक है अब अल्लाह के हवाले। लेकिन फर्स्ट टाइम कोई ऐसी बुक आ रही है जो कि एक स्पार्क MBBS का इनिशिएटिव है, साथ में मुनीब भाई और जो है वो मैंने मिलके जो है बनाई है बुक। तो हम लोगों ने यही देखा कि कोई बुक ऐसी है ही नहीं जो कि MCQs बेस्ड हो। और अब तो आप लोगों का पेपर ही पूरा MCQ बेस्ड है। जो आप लोगों के 3 ब्लॉक के एग्जाम्स होने हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 के कंसेक्टिव एग्जाम्स होने हैं, आई गेस दिसंबर में आप लोगों के UHS के। तो वो जो है वो सिर्फ 140 MCQs होंगे। बिलीव मी, ये जो बुक है ये इसमें पहली दफ़ा, और माइनर्स की इतने ज़्यादा MCQs
मैंने देखा फार्माकोलॉजी और पैथो के इतने ज़्यादा एमसीक्यूज आप लोगों को प्रैक्टिस करने को मिलेंगे जो आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेंगे, और ये आप लोगों को ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है जो हमारे पास नहीं था। तो आप लोग ज़रूर उसको इवेल करें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, होप सो। और बाकी चलें, ठीक, ओके। ठीक, ओके, बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान भाई। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ना या आप लोगों को पहले ना थोड़ा सा रिसर्च के बारे में ना अब्दुलरहमान भाई बता देते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा भाई, आप लोग ना रिसर्च का पूछ रहे थे, तो मैं वैसे आप लोगों को सच ही बता देता हूँ कि अभी आप फर्स्ट ईयर में क्या कर सकते हो। मेन जो रिसर्च का काम होता है ना, वो आप लोगों ने थर्ड ईयर से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पहले 2 साल जो क्लिनिकल नॉलेज आपको हो जाता है ना, तो सीन अच्छा हो जाता है, आपको पता लग जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि किस तरह से काम स्टार्ट करना होता है। अभी देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर में आप ये कर सकते हो कि देखो कि कौन सा लड़का या कौन सी लड़की है, ठीक है, जो रिसर्च कर रही है या कर रहा है, ठीक है। जाके भाई उसके पैरों में बैठ जाओ कि भाई मुझे भी अपने साथ लगाओ, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि रिसर्च जो है ना हमेशा होती है, जो उसका आर्टिकल लिखा जाता है ना, वो लिखा जाता है MS वर्ड पर। आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1, 10 मिनट में वाइंड अप करूँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है मेरे पास। अच्छा, सबसे पहले ना रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश कहाँ पर होते हैं, ठीक है। आप उनको पढ़ भी सकते हैं। एक सोर्स है PubMed, PUBMED, PubMed। आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं किसी भी चीज़ के मुतालिक, ठीक है। एक सर्च इंजन है गूगल की तरह। अच्छा, अब जो ये रिसर्चिंग होती है ना, इसमें डिपेंड क्या करता है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए क्या जरूरी है कि उसकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हो, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कि उसकी लैंग्वेज अच्छी हो। अब फॉर एग्जांपल जो रिसर्च आर्टिकल लिखा जाता है ना, उसके अंदर डिटेल्स जो होती है ना आपकी, ठीक है, वो डिटेल्स जो है ना वो काउंट करती हैं। अच्छा, PubMed पर आप जो है ना रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे ना, आपको रिसर्च आर्टिकल्स फ्री भी मिलेंगे, ठीक है, आपको पेड भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी भी रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने के लिए ना पैसे नहीं भरने, ठीक है। अगर कहीं पर लॉक्ड आ रहा है ना रिसर्च आर्टिकल, तो आपने जो है ना हमेशा एक बात याद रखो। अब आप लोग आ गए प्रोफेशनल फील्ड में, यहाँ पर बटरिंग, ठीक है, बटरिंग आप लोग समझते हो ना, मक्खन लगाना और जो है ना खुशामद वगैरह करना, इन चीज़ों से काम चलाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कोई बंदा फॉर एग्जांपल रिसर्च कर रहा है, ठीक है, आप उसके पास गए, ठीक है, उसके सर हो जो कि भाई मैं आपके लिए जो है ना ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ठीक है। लड़कियाँ यार ये हॉस्टल में रहता है, आपको पता लगा यार रिसर्च कर खाना बना के दे दूंगी, ये कुछ भी, ठीक है। तो वो आपको अपने साथ एज अ नीचे नीचे ऑथर में कहीं पर इंक्लूड कर लेगा। कहीं पर आपको नीचे नीचे भी ऐड हो रहे हैं ना, तो बाद में जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है तरक्की करके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सॉफ्ट स्किल्स जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर डिटेल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली जो एक लास्ट रिसर्च कंडक्ट हुई थी म्यो के अंदर, ठीक है, म्यो हॉस्पिटल के अंदर लाहौर, ठीक है। एक लड़की आई 6 से 7 साल उम्र की थी, ठीक है। उसको जो है ना सरिया घुस गया, ठीक है, ब्रेस्ट से होता हुआ जो है ना वो बैक साइड पे निकला, और जो है ना दिल को उसने इफेक्ट नहीं किया, ठीक है। यानी वो अच्छा खासा वो कर गया, पेनिट्रेट कर गया, ठीक है। अब वो एक जो है ना एक अनयूजुअल केस था। रिसर्च के लिए हमेशा देखो बच्चों, एक बात याद रखनी है, केस अनयूजुअल होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट जो आना चाहिए ना वो अनयूजुअल पेशेंट होना चाहिए। यूजुअल आम बुखार वाले पेशेंट के ऊपर जो है ना आप रिसर्च नहीं करेंगे, ठीक है। एक अनयूजुअल जब केस आता है ना, जब एक नया सिनेरियो आता है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप जो है ना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, आपने एक पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व किया कि एक अनयूजुअल पेशेंट था जिसके अंदर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की, ठीक है। आप लोग जाकर देखेंगे भाई दूसरे पेशेंट के अंदर भी क्या वाकई ऐसा सीन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो लंबे आदमी होते हैं ना, उनके अंदर फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि उनके अंदर एक ख़ास हाइट टू वेट रेशियो जो है ना से ऊपर जाने पर उनका जो है कमर का दर्द उनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको नहीं होता, ठीक है। तो हम एक हमेशा कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो हम चीज़ें वहाँ से उस हिसाब से वो मैनेज करते होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका काम है हॉस्पिटल का, ठीक है, आपने हॉस्पिटल में मरीज़ पर नज़र रखनी है, ठीक है। हमेशा सबसे पहला जो काम आपने स्टार्ट करना ना फर्स्ट ईयर में जो आप कर सकते हो, सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। देखो कौन जो है रिसर्च कर रहा है, ठीक है। 3 अनयूजुअल पेशेंट पे नज़र रखो, ठीक है। जो वार्ड्स के अटेंडेंट हैं या कुछ इस तरह के हैं, उनसे बना के रखो कि जी जैसे कोई अनयूजुअल केस है वो आपको फ़ौरन रिपोर्ट हो जाए कि भाई एक अनयूजुअल केस आया, ठीक है। आप लोग फ़ौरन पहुँच जाओ उधर, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद उसकी डिटेलिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी बताया वो लड़की थी, ठीक है, उसके जो है ना सरिया पेनिट्रेट किया, ठीक है। अब उसका जैसे अब अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आपको नहीं पता मीडियल क्या है, लेटरल क्या है, ठीक है, मिड लाइन क्या है, ठीक है, कौन सी रिप किस जगह पर है, कौन से जो है ना किस लेवल पर है, C1 C2 C3 किस लेवल पर पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स लिखनी होती हैं, ठीक है। अच्छे रिसर्च आर्टिकल का ये होता है मकसद कि जब आप फॉर एग्जाम्पल अच्छे पुराने वक्त में रिसाले पढ़े जाते थे तो चीज़ विजुअलाइज हो जाती थी, ठीक है। आप जितना अच्छा चीज़ को विजुअलाइज करवा सकेंगे ना, आपका रिसर्च आर्टिकल की जो पब्लिशिंग है वो ज़्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है। तो नो डाउट फिर ये बाद में एक अर्निंग का सोर्स भी बन जाता है और एक CV में भी अच्छा एक इंप्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ईयर में जो आपको मैंने 3 बातें बताई हैं, ठीक है, थोड़ी बटरिंग करना सीख लो, ठीक है, थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स पर, ठीक है, जो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उसके जाके
उससे जाके चिपक जाओ आप लोग, ठीक है कि भाई मुझे अपने साथ किसी ने इस तरह लगा लो, अब मैं कहीं हिलने वाला नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ठीक है। और साथ जो है अनयूजुअल केसेस पे नज़र रखो, उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है। और दूसरा, पांचवी बात कि आप अपना जो है पिक्टोरियल नॉलेज जो है उसको जो है आप बेटर करें, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन जो टाइम रहता है क्वेश्चंस देख लीजिए। अच्छा, और जो बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप लोग जो है बता सकते हैं चैट बॉक्स में। हमारा एक ओपन करवा लो जल्दी, काम में थोड़ा सेशन Uh, एक्टिव हो जाएगा। I would like to add a question. एक स्टूडेंट ने पूछा है कि MedQuest सब बुक्स की है. Yes, it includes all major and minor books, GA, Embryo, Histo, Biochemistry, Physiology, Pharmacology, Community Medicine, Behavioral Sciences. Minors के MCQs प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे which are not available anywhere else. और मेजर्स के भी इतने MCQs कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो सब मिलेंगे. और एक और क्वेश्चन था कि ये MCQ प्रैक्टिस बुक आइदर इट्स फॉर ओनली UHS कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज. बिलीव मी, केई में भी इवन मुझे 2 साल कोई बुक नहीं मिली प्रैक्टिस करने के लिए. BRS इज देयर बट इट्स काइंड ऑफ, BRS इज काइंड ऑफ हायर लेवल. लाइक अगर कोई बंदा PhD कर रहा है बायोकेमिस्ट्री में या MPhil कर रहा है, तो BRS उसके लिए है. हमारे MCQs तो केई में भी इवन, या जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे FGMU है या जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं विच आर नॉट affiliated with UHS, वहाँ भी the system is same, the coursework is same, although it bit different, but the things and the coursework is same. So you gotta practice these MCQs और आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. Although it's topic wise according to designed according to UHS syllabus, but since the course outline is same, you can practice it as well. If I'm being a first year student and I was recommended this, I would have definitely bought this because there is no other thing available in the market of this caliber. So yeah. और ऑर्डर के लिए लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगा और वो आपके ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएगा CRs के थ्रू. और जुबैर बुक पे भी अवेलेबल हो जाएगी बुक. एंड प्री बुकिंग का लिंक जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगा इसका, MedQuest का. एंड सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज के रिसर्च के बारे में अभी ना सोचें तो बेहतर है. बिकॉज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इज काइंड यू कैन से अ ड्रिल और अ डिफिकल्ट टाइम ना, वे यू गोटा, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं कि आपने करना क्या है. आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आ जाती हैं, बट अभी तो आप कंफ्यूज होते हैं. एंड आप बेसिक जो आपका डिमांड है MBBS की, उस पर आप जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं. साइड एक्टिविटीज़ आर गुड, बट फर्स्ट आप इनको मैनेज करें जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं और जो बेसिक डिमांड है MBBS की. उसके अलावा जो अपनी थोड़ी बहुत फैमिली को टाइम दें एंड थोड़ा बहुत जो है ना वो अपनी अपनी सोशल लाइफ और थोड़ा अपना इंजॉयमेंट, जो भी आपकी हॉबीज़ वगैरह उनको टाइम दें. एंड देन दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो आप थर्ड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हो. इवन जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेप की तैयारी वगैरह भी, जो फॉरेन एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी भी थर्ड ईयर से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इफ़ यू आर यू कैन मैनेज देन वेल एंड गुड. इफ़ यू कांट देन आई वुड रिकमेंड कि आप अपने MBBS के स्कोप के अंदर ही रहते हुए अपने जो एग्जाम्स हैं, अपने जो टेस्ट वगैरह हैं. इंटरनल का एक स्टूडेंट पूछ रहा था, तो आई गेस अब्दुलरहमान यू कैन गाइड वेल अबाउट UHS इंटरनल एग्जामिनेशन सिस्टम की इंटरनल कैसे बनती है. और वो ये जैसे इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में बताना है. इंटरनल असेसमेंट. ओके, इंटरनल असेसमेंट बेसिकली ना वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है वो कितनी भेजते हैं. इंटरनल असेसमेंट उसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं. वो बेसिकली आपकी प्रैक्टिकल बुक्स आप लोगों ने कैसी बनाई हैं, उसमें 3-3 उसके मार्क्स होते हैं. उसके लिए आप लोग ना ही अगर अभी तो सोचा तो अच्छी बात है. उसमें आपके टेस्ट आ जाते हैं, उनके मार्क्स होते हैं, अपीयर होने नहीं होना. उसका एक लार्ज एक उसका असेसमेंट पॉलिसी होती है. 70 मार्क्स होते हैं आई गेस उसके. और मोस्टली जो है वो अगर कॉलेज आपका अच्छा है, AAMC ने तो इस दफ़ा अच्छे भेजे हैं, 60+ भेजे हैं सबके. बताते नहीं है सिम्स तो आई गेस बता देता है. AAMC नहीं बताता इंटरनल असेसमेंट मार्क्स बच्चों के. जी, इसको फिर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बाकी 2 से 3 मिनट हमारे पास थे, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छा, बाकी किसी का अगर कोई क्यूरी वगैरह है तो जो वेबिनार वाला ग्रुप है वो हम ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप अपनी क्यूरीज वगैरह ना ड्रॉप कर सकेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू.